नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष साहब आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एजुकेशन ऑफ वॉलंटियर में। आज से हम फोर्थ सेमेस्टर में जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन जो सब्जेक्ट है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपसे आपकी ऑनलाइन कक्षाएँ इसी माध्यम से संचालित की जाएंगी। तो आप डेली क्लासेस आपके लिए लगेंगी जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन की। और जितने भी डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं, डिप्लोमा के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनके जो फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल में हैं, उनके लिए कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स हमसे जुड़ना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं और फ्री क्लासेस का लाभ उठा सकते हैं। चलिए मैं बात करूंगा जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सब्जेक्ट्स के। ये सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस क्या है, इसका हम पढ़ क्यों रहे हैं और इसका हम दैनिक जीवन में क्या उपयोग करते हैं। तो आप जैसे दैनिक जीवन में आपके घर में जो सप्लाई आती है वो 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई आती है, जो कि हमारी एसी करंट रहता है, प्रत्यावर्ती धारा रहती है, विद्युत ऊर्जा रहती है। तो हम आज देख रहे हैं कि बिना विद्युत के कोई भी काम आज के दुनिया में नहीं हो सकता। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना। देखिए जनरेशन तो जनरेशन मतलब क्या है, हम विद्युत ऊर्जा को पैदा करेंगे। ऊर्जा का उत्पादन, जो भी ऊर्जा है हमारी, ऊर्जा का उत्पादन कैसे करेंगे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस सब्जेक्ट में। ऊर्जा का उत्पादन, ठीक। उसके बाद जिससे हमने ऊर्जा को बना लिया, बनाने के बाद हम क्या करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे। तो ट्रांसमिशन कैसे करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएंगे, दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन। अब पहुंचा दिए तो उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। एक पेन है, मार्कर पेन है, मान लेते हैं एक पेन है, ये एक पेन है। तो इसको कहाँ बनेगा जी, ये कारखाने में बनेगा, इंडस्ट्री में बनेगा। इंडस्ट्री में बनेगा तो इंडस्ट्री मान लेते हैं हमारा रायपुर में है, रायपुर में है इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री रायपुर में है, तो रायपुर में बनेगी पेन, तो उत्पादन कहाँ हुआ, रायपुर में हुआ। अब रायपुर से हमको चाहिए कहाँ, जांजगीर में चाहिए। तो रायपुर से जांजगीर तक हमको क्या करना पड़ेगा, बस से लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा, बस, ट्रेन या फिर जो भी ट्रांसपोर्ट का मीडियम है उससे हमको ट्रांसमिट करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा यहाँ तक। अब जांजगीर आ गया तो आपके पास जितने भी बुक डिपो है, दीपक बुक है ना, धीरज बुक डिपो, दीपक बुक डिपो और आपके श्री बुक डिपो, इन सब बुक डिपोस में आज जितने रिटेलर्स में सबको हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते थे। आप जब आपको जहाँ से लेना है ले सकते हैं। सिमिलर वे में हम यहाँ पर ऊर्जा का भी उत्पादन करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह उसको भेजते हैं। तो इन्हीं सब के बारे में पढ़ना है हमको इस सब्जेक्ट में, कि हम जनरेट कैसे करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, और जनरेशन कर लिए तो उसके बाद ट्रांसमिट कैसे करेंगे, और ट्रांसमिट करने के बाद हमारे घर तक विद्युत ऊर्जा पहुँचती कैसी है। तो इन सब विषयों का हम डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिए दोस्तों, पूरी चीज़ें क्लियर होंगी। तो मैं बात करूंगा आपको बेसिक चीज़ों के बारे में, कि ये जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है उसको हम कितने तरीक़ों से जनरेट कर सकते हैं। जैसे आप देखिए इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट कर सकते हो। सबसे पहले सोलर पावर प्लांट के बारे में बात करूँगा। सोलर मतलब सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। इसी तरीके से सौर ऊर्जा के बाद अब आप जानते होंगे थर्मल पावर प्लांट, ताप विद्युत संयंत्र। जैसे हमारे यहाँ जांजगीर में मड़वा पावर प्लांट है, मड़वा पावर प्लांट जो कि 1000 मेगावाट का है, 500 गुणा 2। तो ये क्या है, हमारा ताप विद्युत गृह है। थर्मल पावर प्लांट है, स्टीम पावर प्लांट है। ताप विद्युत गृह से होता है, ताप से विद्युत निकलता है। नेक्स्ट टेम्परेचर से। हाइड्रो प्रोजेक्ट्स आपने जाना होगा, है ना, मिनी माता बांगो परियोजना, मिनी माता नाम है उसका, बांगो परियोजना बोलते हैं, कोरबा में है बांगो परियोजना। 40 गुणा 3 इस तरीके से 120 मेगावाट का है। तो हाइड्रो से निकालते हैं हम लोग। इसी तरीके से पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी। इस तरीके से मैं 14 फॉर्म ऑफ एनर्जी से मैं इलेक्ट्रिसिटी बना सकता हूं, और इससे मैं इसको कन्वर्ट भी कर सकता हूं इन 14 फॉर्म ऑफ एनर्जी से। जैसे कि देखिए सौर मतलब आपने बिजली
कैसे पैदा की? सोलर से। सोलर मतलब हो गया लाइट, लाइट से पैदा करनी। अब इलेक्ट्रिसिटी से बल्ब जलाते हो कि नहीं घर में? घर जलाते हो कि बल्ब में? घर बल्ब जलाते हैं। सेम आपने टेम्परेचर से क्या बनाया? विद्युत बनाया। तो सेम आप घर में इंडक्शन चलाते हो, इंडक्शन कुकर यूज करते हो तो हीट निकलते हैं नहीं। सेम टुल्लू पंप पानी के लिए यूज करते हो नहीं? पानी से हमने क्या बनाया? इलेक्ट्रिसिटी बनाया। फिर टुल्लू पंप चालू करके पानी भरते हो नहीं? पानी भरने के लिए। सेम पंखा हवा से आपने क्या बनाया? पवन ऊर्जा से इलेक्ट्रिसिटी बनाया। इलेक्ट्रिसिटी से फिर क्या बन जाता है? पंखा क्या देता है हमको? विद्युत ऊर्जा देता है नहीं? सॉरी, विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट करके हमको विंड देता है। 1 मिनट के लिए अगर लाइट चला जाता है तो गर्मी में परेशान हो जाता है, गर्मी के दिन है, 1 मिनट के लिए लाइट चला जाता है तो क्या होता है? तकलीफ हो जाता है लोगों को। तो ये फोनिक फॉर्म ऑफ एनर्जी से फिर इसको रिक्रिएट कर सकते हैं। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी किसी दूसरे एनर्जी में नहीं रहता, इसलिए हम सभी पूरे वर्ल्ड अभी इसके पीछे लगे हुए हैं। इलेक्ट्रिसिटी को हम कैसे इलेक्ट्रिकल को कैसे हम जनरेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। तो इसीलिए हम नए स्रोत खोज रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, विद्युत ऊर्जा, हम 2 तरीकों में इसको क्लासिफाई कर सकता हूं। एक होता है परंपरागत और एक होता है गैर परंपरागत। परंपरागत मतलब क्या है? जो सदियों से हम यूज करते आ रहे हैं, जैसे कि कोयले का हम सदियों से यूज करते आ रहे हैं। पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम का भी हम बहुत दिनों से यूज करते आ रहे हैं परंपरागत। इसको बोलते हैं गैर नवीनीकृत, जिसको हम फिर से नहीं बना सकते, उसे बोलते हैं गैर नवीनीकृत परंपरागत स्रोत। तो ये कोयला और पेट्रोलियम क्या होंगे? कुछ सालों बाद खत्म हो जाएंगे। जैसे ये कोयला और पेट्रोलियम का जो भंडार है 100 साल तक बस चलेगा, लगभग 100 से 200 साल तक। फिर पेट्रोलियम और कोयला पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। कोयला और पेट्रोलियम जो है सदियों में बनते हैं। जैसे हमारे जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, वो सब जमीन में जीवाश्म ईंधन बोलते हैं। तो ये सब जमीन में धंस जाते हैं, गड़ जाते हैं, तो उनका जो रासायनिक क्रिया करके करोड़ों सालों में बनता है कोयला और पेट्रोलियम। तो इनको बनने में फिर से करोड़ों साल लग जाएंगे। उस तक हमने पूरा इसको खन के बराबर कर दिया है, बराबर कर दी। अब भैया आप कैसे करोगे? अब जैसे अभी आपकी नई पीढ़ी आएगी तो वो बोलेगी भैया हमारे बहन तो सब कोयला और पेट्रोल खा के बराबर कर दें, पूरा गाड़ी पेट्रोल चला के गाड़ी घूम खत्म कर दी। अब कैसे करोगे जी? नेक्स्ट पीढ़ी के लिए कैसे करोगे? नेक्स्ट पीढ़ी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत नहीं है क्या? वो उसको बिना बिजली कैसे करेंगे? हमारे बाप दादा में सब कोयला और पेट्रोलियम में खा के बराबर कर दी, हमें कुछ नहीं बचा इसकी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं? गैर परंपरागत स्रोतों की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे कि सोलर, तो सूर्य अपनी ऊर्जा देना बंद नहीं करेगा। तो सोलर एनर्जी जो है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, जो कि हमें हमेशा 24 घंटे साल भर 12 घंटे हमको कंटिन्यूअस से क्या देता है? एनर्जी देता है। तो ये बहुत बड़ा स्रोत है ऊर्जा का। तो सोलर से हम कर रहे हैं, जो कि गैर परंपरागत है। इसी तरीके से पवन ऊर्जा, तो पवन ऊर्जा क्या है? पवन जो है चलेगा ही हमेशा, तो पवन ऊर्जा से निकाल सकते हैं। सेम इसी तरीके से आपका हाइड्रो जल चक्र, पानी गिरेगा ही गर्मी के दिनों में वाष्पन से, ही आप जाते हैं जल चक्र। तो इस क्षेत्र में हम आजकल काम कर रहे हैं कि गैर परंपरागत स्रोतों से हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट कर सकते हैं। उसमें सब ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है हमारा हाइड्रो प्रोजेक्ट्स। चलिए हम डिटेल में बात करेंगे कि पहले परंपरागत स्रोत के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद गैर परंपरागत स्रोत के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, चीज़ें क्लियर हो रही हैं? बेसिक चीज़ें हैं बहुत, जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं, वही सब चीज़ों को बता रहा हूँ, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। तो देखिए परंपरागत स्रोत में सबसे पहले हमको देखिए मेन जो पावर प्लांट्स के बारे में पढ़ना है हमको, तो पावर प्लांट्स के बारे में बता रहा हूँ कि कौन कौन से पावर प्लांट के बारे में आपको पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले देखिए थर्मल पावर प्लांट है ना, थर्मल पावर प्लांट। उसके बाद है आपका हाइड्रो पावर प्लांट। उसके बाद है आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट। उसके बाद है आपका नेक्स्ट
डीजल पावर प्लांट, डीजल जनरेटर पावर प्लांट। तो ये 4 के बारे में हमको मेनली इस पूरे जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ना है, जिसमें आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो इसमें से 2 हर साल पूछता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए सेशंस, जो कि डिप्लोमा 4th सेमेस्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए तो देखिए, स्टीम पावर स्टेशन, तो थर्मल पावर प्लांट किसे कहते हैं इसके बारे में विचार करेंगे। तो अ जनरेटिंग स्टेशन विच कन्वर्ट हीट एनर्जी ऑफ कोल कंबशन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज स्टीम पावर स्टेशन। तो स्टीम पावर प्लांट किसे बोलते हैं, जिसमें हम जैसे एक छोटा सा बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। जैसे देखिए, आप घर में जो यूज करते हैं, घर में क्या करते हैं, खाना बनाने के लिए कैसे करते हैं, चूल्हा जलाते हैं कि नहीं, एक चूल्हा रहता है, चूल्हा जलाते हैं, सिगड़ी बोलते हो, सिगड़ी जलाते हो नहीं, कोयला सिगड़ी जलाते हो, यहाँ से कोयला जल गया, कोयला जल गया तो यहाँ से क्या निकलेगा जी, यहाँ से कोयला को जलाओगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, आपका हीट निकलेगा। इसमें आप क्या कर दो, एक कढ़ाई को रख दो, इस तरीके से कढ़ाई को रख दो, तबेलिया रख दो, तबेलिया रख दे, पानी डाल दे, पानी से पूरा फिल कर दिया मैंने, इसमें पानी डाल दिया इसमें, तो पानी क्या होगा, इससे यहाँ से हम क्या दे रहे हैं, उसको हीट दे रहे हैं, सिगड़ी है ना, सिगड़ी या बोल सकते चूल्हा है ना, चूल्हा जल रहा है तो इससे क्या निकलेगा, हीट निकलेगा जी, हीट। तो हीट निकलने के कारण क्या होगा, ये तबेले या क्या होगी, गर्म हो जाएगी, अंदर आई क्या होगी, स्टीम निकलेगा, स्टीम निकलेगा मतलब ये भाप है। इसी भाप या स्टीम को हम लोग भेज देते हैं किसमें, टरबाइन के ब्लेड्स में, जो कि घूमता है और हमको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देता है। जो घर में आप सिगड़ी जलाते हैं वो सेम कंसेप्ट है, सेम तरीके का चीज़ यूज करते हैं। तो ये बस रिश्ता वही सोचने टाइप का है। तो इस टाइप का हम वर्षों से यूज करते आ रहे हैं। इसी को हमारे साइंटिस्ट ने क्या बना दिया, इसी प्रिंसिपल को यूज करके स्टीम पावर प्लांट बना दिया। और कोई चीज़ नहीं है, एकदम बहुत आसान चीज़ है। तो स्टीम पावर स्टेशन सेम प्रिंसिपल पे काम करता है। चलिए, तो जनरेटिंग स्टेशन विच कन्वर्ट हीट एनर्जी ऑफ कोल कंबशन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज स्टीम पावर स्टेशन। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि हम कोयला पावर प्लांट बना कैसे सकते हैं, कहाँ बना सकते हैं। कहीं पर भी नहीं बना सकते ना, राजस्थान में नहीं बना सकते हैं, रेगिस्तान में। तो क्या चीज़ चाहिए आपको, देखिए थर्मल पावर प्लांट चलाना है आपको। तो थर्मल पावर प्लांट चलाने के लिए बेसिक यूनिट क्या चीज़ है, कोल की रिक्वायरमेंट है ना। तो जहाँ कोल की रिक्वायरमेंट, जहाँ पर भी कोयला होगा वहीं पर तो कोयले का पावर प्लांट बना सकते हो ना जी, कहीं पर भी नहीं बना सकते। तो उसे बोलते हैं हम लोग चॉइस ऑफ साइट सिलेक्शन फॉर स्टीम पावर प्लांट। तो कोई भी पावर प्लांट हम खड़े करने के लिए क्या सबसे पहले करते हैं, साइट सिलेक्शन करते हैं। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे आपको कोई भी चीज़ करना है, कोई भी चीज़ लेना है, जैसे कि आपको एक बुक लेना है, तो बुक लेने के लिए आप कहाँ जाओगे। सबसे पहली बात, बुक लेने के लिए आपको जाना कहाँ पड़ेगा, कहाँ मिलेगा बुक, आपको बुक डिपो में मिलेगा, बुक डिपो में मिलेगा, स्टेशनरी में मिलेगा। तो भाई आपको बुक लेना है तो आप बुक लेने कहाँ जाते हो, जहाँ मिलेगा वहीं जाओगे ना। सेम चीज़ है, आपको अगर थर्मल पावर स्टेशन खड़ा करना है तो कहाँ लगाएंगे, कहाँ बना सकते हैं उसको। तो जहाँ पर कोयला हो, सबसे पहली चीज़ कोयला होना चाहिए। पहला चीज़ कोयला है, जो बेसिक फ्यूल एलिमेंट है वो होना चाहिए, सप्लाई ऑफ फ्यूल उसको बोलती है। स्टीम पावर स्टेशन शुड बी लोकेटेड नियर द कोल माइंस सो दैट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज मिनिमम। क्योंकि कोयला बहुत ज़्यादा लगता है, लाखों टन कोयला लगता है, लाखों में लगता है, लाखों टन कोयला लगता है। तो ये फ्यूल कॉस्ट को मिनिमम करने के लिए हम क्या करते हैं, कोयला का पावर प्लांट वहीं पर बनाते हैं जहाँ पर कोल रेडिली अवेलेबल रहे। जैसे कि देखिए, आप जानते हैं पूरा कोरबा को हम लोग पावर हब कहते हैं, छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में जो कोरबा है वहाँ पर पूरा का पूरा लोड सेंटर है। जितने भी पावर प्लांट आपके
लगे हुए हैं वहीं पर लगे हुए हैं कि कोरबा ईस्ट, कोरबा वेस्ट और नेशनल थर्मल पावर स्टेशन, एनटीपीसी भी वहीं है। तो जितने भी पावर स्टेशन कोरबा में होने का एकमात्र कारण ये है कि वहाँ पर जितने माइंस हैं वहाँ से क्या मिलता है, हमको कोयला मिलता है। तो एक पहला मेन चीज क्या रहता है हमारा, कोयला। तो जो चीज हमको बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है कोयला, तो वो जो है हमको वहाँ मिल जाता है, इसलिए हम कोरबा को पावर हब बोलते हैं। तो छत्तीसगढ़ में जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है CSPDCL बोलते हैं, छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड CSEB। तो यहाँ छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है 3424.7 मेगावाट जनरेट करता है। ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम पूछा जा चुका है छत्तीसगढ़ के कि छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है कितना मेगावाट का जनरेट करता है। तो 3424.7 मेगावाट का जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ होता है, छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड करती है। चलिए, दूसरा चीज क्या है आपके पास, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। पानी होना चाहिए भैया, मेन चीज तो पानी है। पानी बिन सब सून बोलते हैं ना, पानी बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि पानी को ही तो गर्म करके स्टीम बनाओगे ना। तो ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द कंडेंसर, देयरफॉर सच प्लांट शुड बी लोकेटेड बैंक ऑफ द रिवर नियर टू द कैनाल ऑफ। तो ये देखिए हमने इसीलिए क्या बनाए हैं, कोरबा में बांगो बांध बनाए हैं। बांगो बांध जो है आपका हसदेव नदी को बांध के बनाया गया है। तो हसदेव नदी पे बांगो बांध बनाया गया है। बांगो बांध से पूरा का पूरा पानी आपको मिलता है। तो कोरबा पावर प्लांट का पानी कहाँ से मिलता है जी, हसदेव बांगो परियोजना से मिलता है। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, अब भैया प्लांट बनाना है तो बड़े बड़े मशीन्स लगाओगे, तो बड़े बड़े मशीन तो प्लेन में नहीं ले जाओगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, क्या बनाना पड़ेगा, उसके लिए रोड बनाना पड़ेगा, नहीं, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज होती है। तो इसीलिए कोई भी पावर प्लांट जब बनता है तो आसपास के एरिया को डेवलप करता है, उसे बोलते हैं FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, है ना। तो इसमें हमको देश को फायदा होता है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है वहाँ। जैसे आप कोई भी प्लांट बना रहे हैं तो उसके लिए रोड बनाएंगे, उसके आसपास के जगह को डेवलप करेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है इससे। जब भी इंडस्ट्री कोई आता है तो वहाँ के स्थानीय निवासियों को, तो ये बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस है आसपास के एरिया को। तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ लैंड एंड टाइप्स, अब देखिए इस जांजगीर मेन शहर है, कोरबा मेन शहर है, तो जहाँ वहाँ पर जमीन का रेट बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा रेट है, इसलिए हम नहीं बना सकते। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। जैसे यहाँ पर वर्धा पावर प्लांट है, वर्धा पावर प्लांट, तो वर्धा पावर प्लांट नरियरा गांव में बना है, जो कि आपका अकलतरा में आता है, अकलतरा में, जो कि 3600 गुणा 6 बराबर 3600 मेगावाट का है। 3600 मेगावाट का है। 3600 मेगावाट प्लांट के लिए आपको जगह की रिक्वायरमेंट हो जाता है, इसलिए पूरा जो वहाँ नरियर गाँव भाठा था ना, भाठा में बनाया पूरा जगह। तो वहाँ भाठा की कॉस्ट कम है ना जी, कॉस्ट भी लगेगा ना, तो कॉस्ट कम होता है। तो कॉस्ट कम होता है जमीन का, वहाँ पर भी देखना पड़ता है हमको। कॉस्ट ज़्यादा रहेगा तो हम वहाँ पर नहीं बनाएंगे। चलिए, तो ये कॉस्ट, क्योंकि 1 मेगावाट प्लांट बनाने के लिए मेरे को लगभग 7 करोड़ रुपए लगता है। 1 मेगावाट का प्लांट अगर आप बना रहे हैं तो 1 मेगावाट अगर के लिए आपको 7 करोड़ रुपए का खर्च आता है, 7 करोड़ का खर्चा आता है। तो आप जोड़ लीजिए, इतना ह्यूज अमाउंट लगता है। अगर उसके ऊपर से मैं अगर कॉस्ट ऑफ लैंड ये अगर मैं जो महंगा कर दिया तो मेरा ये जो कॉस्ट और ज़्यादा बन जाएगा, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, कम से कम करने की कोशिश करते हैं। नियरनेस ऑफ लोड सेंटर, देखिए लोड सेंटर के पास होना चाहिए, एकदम ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना है उसके जो लोग हैं वो आसपास होने चाहिए, और बस इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे कि बस वहाँ का लैंड का कॉस्ट क्या हो, ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट, उसके डिस्टेंस फ्रॉम पॉपुलेटेड एरिया, क्योंकि इससे जो है बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड निकलते हैं, तो डिस्टेंस होना चाहिए, लेकिन एकदम ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ों को मॉडरेट करके हम चलते हैं। ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि हम साइट सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं। साइट सिलेक्शन के लिए मैंने आपको बताया क्या क्या चीज़ों के बारे में आपको मेजर रूप से देखना है कि आपको अगर कोर पावर प्लांट खड़े करना है तो आपके लिए सबसे पहले थर्मल पावर प्लांट के लिए कोल चाहिए, दूसरा वाटर चाहिए, वाटर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, तीसरा आपके पास जो कॉस्ट ऑफ लैंड है वो चीप होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, तीसरा चीज़ वहाँ पर भूकंप
सूखा, बाढ़, इन सब कंडीशन नहीं आना चाहिए। यदि भूकंप आया तो पूरा प्लांट मेरा खत्म हो जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान है। 1 मेगावाट के लिए बताया था मैं आपको कि 7 करोड़ रुपए लगभग खर्च आता है, 7 करोड़ रुपए। तो अगर आप 1000 मेगावाट का प्लांट बनाए हैं जैसे मड़वा, 7000 करोड़ रुपए लगा होगा गवर्नमेंट का। तो ये भूकंप सूखा अगर आया तो इतना मैं ह्यूज अमाउंट लगा कर रखा हूँ, तो ये रिकवरी नहीं कर पाएंगे इसको। तो देखिए, तो ये भूकंप सूखा आने से ये बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो भूकंप नहीं आना चाहिए वहाँ पर, सूखा नहीं होना चाहिए। पानी खत्म हो गया तो कैसे बनाओगे जी बिजली? बिजली नहीं बना सकते। तो सूखा, बाढ़ आएगा पूरा पानी पानी हो जाएगी, भट्टी बंद हो जाएगी, है ना, प्लांट बंद हो जाएगा। तो ये बाढ़ नहीं आना चाहिए। जैसे सुनामी आया था जापान में, तो जो उसके न्यूक्लियर प्लांट्स थे वो पूरा पानी में बह गए। तो बाढ़ नहीं आना चाहिए। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए हमको कि कोल होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ लैंड होना चाहिए, भूकंप, सूखा, ड्रॉट नहीं आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सब मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या चीज़ें आपको चॉइस ऑफ साइट सिलेक्शन में करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, अब इसमें क्या क्या चीज़ होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो इसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। ये दैट इज कॉल्ड लेआउट ऑफ पावर प्लांट्स। तो किसी पावर प्लांट को आपको समझने के लिए उसका लेआउट पता होना चाहिए। तो आप लेआउट को पढ़ेंगे। चलिए, तो ये लेआउट मैं जनरली इसको दिखा रहा हूँ, आप वीके मेहता बुक में इसको देख सकते हैं। वीके मेहता बुक में आप इसको देख सकते हैं, पूरा कंप्लीट चीज़ें आपको जानकारी, बहुत अच्छा बुक है। तो इसके लिए आप वीके मेहता जी की बुक पढ़िए, बहुत अच्छा बुक है। इसमें पूरा चीज़ आपको डिटेल में लिखा मिलेगा। चलिए, मैं बात करूँगा इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस की। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सेक्शन वाइज आपको बता रहा हूँ, कौन से सेक्शन वाइज आपको जानना है इसको। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये वाला सेक्शन जो मैं बता रहा हूँ आपको, तो ये वाला सेक्शन को बोलते हैं हम लोग कोल सेक्शन, बॉयलर सेक्शन। जैसे कोयला आपने कहाँ से खाना, कोरबा के माइन से खन लिया। कोरबा के माइन से खन के हम क्या कर देते हैं, उसको स्टोर करके रखते हैं जगह। स्टोरेज में हम कम से कम 1 महीने का कोल रखते हैं, 1 महीने का कोल रखते हैं कम से कम। 1 महीने के लिए जितनी प्लांट में रिक्वायरमेंट है, सब कोयले को एक जगह स्टोर करके रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? यदि अब हमारा कोल का सप्लाई बंद हो गया तो मेरा प्लांट बंद हो जाएगा ना जी। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, कोयले को पहले से स्टोर करके यहाँ पर रखते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा, इसको बोलते हैं हम लोग लेआउट ऑफ थर्मल पावर प्लांट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लेआउट को समझना है कि ओवरऑल जो वर्किंग है वो होती कैसे है। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी कोयला मिलता है उसको हम कोल्ड स्टोरेज में क्या कर देते हैं, स्टोर कर रखते हैं। किसी भी कोल्ड स्टोरेज में कम से कम 1 महीने का आपको फ्यूल को स्टोर करना पड़ता है। अगर आप 1 महीने का फ्यूल स्टोर नहीं करेंगे तो आपका अगर कहीं पर फ्यूल सप्लाई बंद हो गया, माइंस खराब हो गया, बंद हो गया, तो आप अपने प्लांट को चलाएंगे कैसे? तो इसीलिए हम क्या करते हैं, 1 महीने का कम से कम फ्यूल रखते हैं कोल्ड स्टोरेज में, ताकि हमारा कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन हुआ, कोयले की सप्लाई बंद हो गई, कुछ भी हुआ, ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया, तो भैया कोल हमारे पास 1 महीने के लिए इमरजेंसी केस में है। चलिए, नेक्स्ट है कोल हैंडलिंग प्लांट। अब देखिए, कोयला हैंडलिंग प्लांट क्या चीज़ है? कोल हैंडलिंग प्लांट, तो क्या करते हैं हम लोग, कोयला जैसे ही उसको माइन से निकालते हैं, तो कोयले के साथ साथ कोयले को माइन से निकालेंगे तो उसमें मिट्टी रहेगा, मिट्टी में सनारी थे पूरा, माटी थे पूरा। तो मिट्टी में सना रहेगा तो उसको क्या करते हैं हम लोग, कोल को जलाएंगे। जब मिट्टी कंटेंट रहेगा तो अच्छे से नहीं चलेगा, इसलिए उसको क्या कर देते हैं हम लोग, उसको पानी से धो देते हैं। उसको बोलते हैं कोल वाशरी। तो जल या वाटर से क्या करते हैं, उसको धो देते हैं, उसको बोलते हैं कोल वाशरी। कोल को वाश कर देंगे, पूरा कंप्लीट हो जाएगा कोल वाशरी में। कोल वाशरी में धोने के बाद उसमें जो पत्थर वाले कंटेंट रहेंगे, पत्थर या जो भी टुकड़े रहेंगे, बड़े टुकड़े रहेंगे, उसको मैनुअली हम उसको तोड़ते हैं। मतलब लोग लगा रखते हैं, साउथ ईस्ट कोलफील्ड लिमिटेड के लोग उसको इस तरीके से अपने को करके देते हैं।
चलिए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कोल हैंडलिंग प्लांट। तो कोल हैंडलिंग प्लांट में हम जो भी उसके लोहा लक्कड़ कंटेंट रहता है उसको अलग कर लेते हैं। अब प्योर जो कोयला रहता है, जो प्योर कोयला रहता है उसको हम लोग कोल हैंडलिंग प्लांट में भेजते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, कोल को बारीक पीस ले आता है पाउडर के फॉर्म में, पाउडर के फॉर्म में पूरा पीस लेते हैं उसको पाउडर, जैसे आप पाउडर लगाते हैं पॉन्ड्स, वाइट ब्यूटी और क्या क्या रहता है, उसी तरीके से बारीक फॉर्म में पीस लेते हैं। उसके बाद इसको भेजते हैं किसमें, बॉयलर। इससे अपने को फायदा क्या है, इसमें स्पीड कंट्रोल जो होता है थर्मल का वो बहुत अच्छे से होता है। तो इसको बाद इसको बॉयलर में इसको जला देते हैं। बॉयलर में जलाने के बाद जलाएंगे किसी भी तो क्या निकलेगा, राख निकलेगा। तो राख निकलेगा उसको भेज देते हैं हम लोग एस हैंडलिंग प्लांट में। एस हैंडलिंग प्लांट के बाद हम इसको एस डैम बना कर रखे हैं। जैसे यहाँ जांजगीर में जैसे मड़ो प्लांट है तो वहाँ पर जरवे गांव है, वहाँ पर हमने कोल स्टोरेज डंप यार्ड बनाए हुए हैं। इसको हम लोग बोलचाल की भाषा में राखड़ डैम कहते हैं। राखड़ डैम कहते हैं नहीं, राखड़ डैम का है तो बस ऐसे स्टोरेज को राखड़ डैम बोलते हैं, राखड़ का डैम। तो राखड़ डैम तो है ये, राखड़ डैम बोलते हैं ना, तो उसी में भेज देते हैं हम राखड़ को पूरा। तो ये एक सेक्शन हुआ आपका, तो ये आपका पूरा सेक्शन कंप्लीट है। तो ये जो सेक्शन मैंने बताया आपको, ये जो पूरा कंप्लीट सेक्शन बताया, तो ये आपको कोयले को जलाने वाला हीट इंजेक्शन वाला है। हम यहाँ से इंजेक्ट करते हैं हीट को, कोयले को जलाएंगे, कोयले को बॉयलर में जलाते हैं तो जलाने से हीट निकलता है। अब बात करते हैं इसके नए कंपोनेंट्स के बारे में। चलिए दूसरे कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे। देखिए आपने कोयला जलाया, हीट निकल चुका है। अब आपको क्या लगाना है, भाप। भाप बनाना है, तो भाप बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, वाटर। तो वाटर कहाँ से मिलेगा, वाटर देखिए नीचे, तो रिवर। तो रिवर से क्या मिलता है आपको, वाटर। तो ये रिवर है, रिवर में देखिए इस तरीके से। तो मैं खोतरी वोतरी बना देता हूँ, खोतरी में मछली वछली बना देते हैं। आपको मछली वछली रहता है पहले, तो मछली वछली यहाँ जाकर कीड़े मकोड़े कुछ भी बहुत सारी चीज़ रहती हैं तो उसको फिल्टर आउट कर लेते हैं। उसको फिल्टर करते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं वाटर ट्रीटमेंट चैम्बर। तो यहाँ से जैसे आप पीते हो पानी तो उसको बोलते हैं मिनरल वाटर। जो पीते हो उसको पानी का नाम है मिनरल वाटर। आपने बिस्लरी या कोफीना, बिस्लरी या कोफीना जो भी पीते हो वो क्या है, हमारा मिनरल वाटर है। लेकिन मिनरल्स रहने से हमारे जितने भी धातु है उसमें जंग लग जाता है, रस्ट हो जाता है, रस्ट लग जाता है, जंग लग जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, वाटर ट्रीटमेंट चैम्बर में डी मिनरलाइज करते हैं वाटर को, डीएम वाटर बोलते हैं। तो जितने भी मिनरल्स रहते हैं पानी से हम उसको रिमूव कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि हमारा जो प्लांट है इतना कॉस्टली हमने जो बनाए हैं उसकी लाइफ बढ़ सके। जो भी प्लांट्स, जो भी इक्विपमेंट्स हमने लगाए हैं वो सब बच सके। इसके लिए हमें डिफरेंट फिनोमेना करते हैं। चलिए मैं इसको डिटेल में आपको दिखाऊंगा भी कि कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। बस आपको लेआउट समझा रहा हूँ आज, तो लेआउट भी समझाऊंगा, उसके बाद आपको देखना है। तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में हमने डीमिनरलाइज करके पानी को भेज दिया। पानी को भेजा किसमें, हमने बॉयलर में। पानी को हमने किसमें भेज दिया, बॉयलर में भेज दिया। तो पानी गर्म हो गया, पानी गर्म हो गया बॉयलर में, बॉयलर पानी गर्म होने के बाद ये फ्यूल जो भी स्टीम है उसको हमने किसमें भेज देते हैं, टरबाइन में भेज देते हैं। टरबाइन से जुड़ा हुआ है शाफ्ट जनरेटर का, तो जनरेटर भी घूमता है और ये हमको इलेक्ट्रिसिटी पैदा करके देता है। तो ये बेसिक तरीका है, इस तरीके से करते हैं। तो इससे प्लांट की एफिशिएंसी मात्र 20 से 25% रहती है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। तो इसको हमको दूर करने के लिए कुछ ये इक्विपमेंट्स हम लगाते हैं, जिसके नाम मैं अभी आपको गिना रहा हूँ। तो ये एक बेसिक अरेंजमेंट था, मैं आपको बताया कि हमारा ये एक प्रोसेस चलता है ऐसे, ठीक है। जैसे ही हमारा स्टीम निकला, स्टीम निकलने के बाद उसको हम क्या कर लेते हैं, ठंडा कर लेते हैं कंडेंसर में। ठंडा करने के बाद हम उसको फिर से वापस भेज देते हैं। तो ये कंप्लीट साइकिल होता है। इस साइकिल का नाम है रैंकाइन साइकिल। तो ये जो साइकिल होता है उसको बोलते हैं रैंकाइन साइकिल पे वर्क करते हैं, ठीक है दोस्तों। एक बेसिक आइडिया मैंने आपको दिया कि कैसे हम पावर प्लांट वर्क करते हैं, और इसकी इफिशियंसी जो है 20 to 25% रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो
अभी हमने बताया आपको कि 20 से 25% इफिशियंसी होती है, जो कि बहुत कम होती है। इसलिए हम इफिशियंसी बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ अरेंजमेंट करते हैं जिसका नाम है सुपर हीटर और इकोनोमाइजर्स, एयर प्री हीटर, इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। और बीच में, दोनों के बीच में रहता है रीहीटर। आजकल एडवांस प्लान में यहाँ पर रीहीटर लगा रहता है। चलिए, तो इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम क्या करते हैं, बॉयलर की इफिशियंसी, देखिए बॉयलर से क्या निकल रहा है, हीट। तो हीट को हम जितना ज़्यादा यूज कर सकें वो हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए फ्लू गैसेस, जो भी धुआं निकलेगा उससे हम क्या कर देते हैं, उसी धुआं से हम क्या करते हैं, सुपर हीटर, उसके जो रास्ते हैं उसी को यहाँ पर बनाते रखिए। सबसे पहले आता है सुपर हीटर। सुपर हीटर सबसे पहले सुपर हीटर। तो सुपर हीटर क्या करता है, जो फ्लू गैसेस जा रहा है उसके पास क्या है, हीट है। उस हीट को उपयोग करके हम सुपर हीटेड करते हैं। जैसे नॉर्मल वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होता है, लेकिन हम यहाँ पर क्या करते हैं, सुपर हीट करते हैं स्टीम को। जब इस स्टीम में रहता है बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट्स, वाष्प कंटेंट रहते हैं, इसलिए 545 डिग्री सेल्सियस तक उसको गर्म करते हैं, 545 550 तक, और सुपर हीट करके हम उसको भेजते हैं कहाँ पर, टरबाइन में। तो जितना ज़्यादा हीट होगा उतना ज़्यादा उसके पास एनर्जी होगी, हीट एनर्जी, उसको हम टरबाइन में भेजते हैं, जिससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है। चलिए, उसके बाद रीहीटर। तो रीहीटर जितने भी एडवांस आज के पावर प्लांट लग रहे हैं उसमें रीहीटर का उपयोग करते हैं। जैसे टरबाइन में, अब ये जो टरबाइन है, जो मॉडर्न पावर प्लांट होता है उसमें हाई प्रेशर, इंटरमीडिएट प्रेशर और लो प्रेशर करके 3 सेक्शन होता है। तो हाई प्रेशर में सबसे पहले जब स्टीम जाता है, सुपर हीटेड स्टीम, उससे फिर एक्सपांड होने के बाद इंटरमीडिएट प्रेशर में जाता है। तो उसके बाद हम उसको भेज देते हैं किसमें, रीहीटर। उसके बाद हम इसके बाद जैसे ही हाई प्रेशर में होता है उसके बाद हम भेज देते हैं रीहीटर में। रीहीटर में भेजने के बाद उसको फिर इंटरमीडिएट प्रेशर और लो प्रेशर में भेजते हैं। तो ये जो सेक्शंस है रीहीटर का वो इस तरीके से होता है। उसके बाद इकोनोमाइजर, जो पानी हम यहाँ से भेज रहे हैं, अगर उसको मैं पहले से गर्म करके भेजूँ तो हमको क्या करेगा, बॉयलर का जो इफिशियंसी है वो बढ़ जाता है। तो केवल इकोनोमाइजर से, इसको बोलते हैं फीड वाटर हीटर, जो कि फ्लू गैस का ही एनर्जी को यूज कर रहा है। तो इकोनोमाइजर जो है आपका स्टीम पावर प्लांट का मेन कंटेंट है, जिससे हमारा 5% तक की इफिशियंसी बढ़ती है। उसके बाद देखिए, अगर यहाँ बॉयलर को जलने के लिए, कोई भी कोयला जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो O2 के लिए हमको क्या जरूरत पड़ेगा, O2 को हम भेजते हैं अंदर बाहर, उसको बोलते हैं FD फैन। तो FD फैन जो है बाहर की जो हवा है उसको खींच कर अंदर करता है, तो इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड ड्रॉट फैन। उसके बाद जैसे एयर प्रेशर के बाद जो पॉल्यूटेंट्स रहते हैं उसको दूर करने के लिए हम यहाँ पर लगाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ESP बोलते हैं। जैसे कि हमारा वाटर फिल्टर, वाटर को फिल्टर करता है, तो ये गैस फिल्टर है जो कि आपके फ्यूल गैस में जो हमारे कोल पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव करने का प्रयास करता है। फिर ID फैन, जैसे कि हमारा घर में एग्जॉस्ट फैन लगा रहता है, वही इस टाइप का काम करता है। उसको पूरे को खींच के चिमनी की सहायता से इसको बाहर कर दिया जाता है। जितने भी है चिमनी से आप देख रहे हो धुआं निकलते हुए देखे होंगे आपने, चिमनी से धुआं निकलता है, ये आपने सभी देखा है। तो चिमनी क्यों ऊपर बनाते हैं, ताकि अगर नीचे में रहेगा तो नीचे में पूरा पॉल्यूटेंट फैल जाएंगे पूरे आसपास में, तो पूरे आसपास में फैल जाएगा तो नुकसान है नहीं, पूरे आसपास के लोग कैसे वहाँ पर काम कर पाएंगे। इसलिए चिमनी लगा के ऊपर छोड़ देते हैं, तो एटमॉस्फेयर के ऊपर में छोड़ने के कारण पॉल्यूशन कम होता है। पॉल्यूशन तो होता ही है लेकिन कम करते हैं, हम कम करने का प्रयास करते हैं जितना ज़्यादा कम हो सके। तो एग्जाम में, कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपको इसी को बोलता है फ्लू गैस के बढ़ते क्रम में, इसको लिखिए करके। तो सबसे पहले सुपर हीटर, फिर रीहीटर, फिर इकोनोमाइजर, फिर एयर प्रीहीटर, फिर ESP, फिर इंड्यूस्ड ड्रॉट फैन। अब पूछता है कि इंड्यूस्ड ड्रॉट फैन कहाँ लगाता है, तो ESP और चिमनी के बीच में लगाता है। FD फैन क्या काम करता है, तो ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। तो इस तरीके से हम जो है एफिशिएंसी को बढ़ा के आपको 40 to 45% एफिशिएंसी कर लेते हैं। तो अभी मॉडर्न पावर प्लांट की एफिशिएंसी 40 to 45% रहती है। इस क्वेश्चन को कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा गया है। चलिए, अब उसके बाद जो स्टीम बचा है, स्टीम को हम क्या करते हैं, उसको ठंडा करते हैं। ठंडा करने का काम कौन करता है, कंडेंसर करता है। तो कंडेंसर जो है हीट रिजेक्शन, जो भी हीट रिजेक्शन का
कंडेंसर में करते हैं। ये कैसे करते हैं, पानी लाते हैं यहाँ से, ठंडा पानी ला रहे हैं, ठंडा पानी यहाँ से ला रहे हैं और यहाँ से स्टीम आ रहा है, तो स्टीम पाइप्स में रहता है, पाइप्स में स्टीम फ्लो होते रहता है और सॉरी पाइप में जो है आपको वाटर फ्लो होते रहता है, स्टीम ऊपर से आते रहता है। तो ये कंडेंसर इसको कंडेंस कर देता है और स्टीम अपनी एनर्जी पानी को दे देता है, तो पानी गर्म हो जाता है, हॉट हो जाता है और ये जो है यहाँ से जो पानी ठंडा हो गया उसको और पानी हम ऐड करके जो भी डीएम वाटर है, जो भी खर्चा हुआ है उसको डीएम को ऐड करके इस साइकिल को कंप्लीट कराते हैं। और ये जो पानी ठंडा हो उसको कूलिंग टावर, आपने कूलिंग टावर देखा होगा, सिमोड़ा पावर प्लांट का कूलिंग टावर देखा होगा, तो ये सेक्शंस जो है आपके ओपन्स रहते हैं कूलिंग टावर के, इस तरीके से ये कूलिंग टावर रहता है। तो ये कूलिंग टावर जो है यहाँ से नेचुरल एयर रहता है, तो यहाँ से कूलिंग टावर में क्या करते हैं, यहाँ पर इस तरीके से बनाए रहते हैं, इसको यहाँ से पानी को छोड़ देते हैं, नॉर्मल पानी को ऊपर ले जाकर ऐसे करके छोड़ देते हैं। छोड़ने के कारण क्या होता है, नेचुरल एयर से ये क्या होता है, ठंडा हो जाता है इस तरीके से। तो जैसे आपने मड़वा पावर प्लांट में देखा होगा कूलिंग टावर निकलता है, तो कूलिंग टावर ये हमारा क्या करता है, पानी को ठंडा करने का काम करता है, झरना टाइप का रहता है। तो ये कूलिंग टावर हमारा ठंडा करने का काम करता है। तो ये कंप्लीट अरेंजमेंट है कि हमारा पावर प्लांट कैसे वर्क करता है, उसको ब्रीफ ओवरव्यू मैंने आज आपको दिया। कल इसके डिटेल एनालिसिस और करेंगे, फिर 2 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगा आपका ये। इसके पहले मैंने क्लास में भी आपको बताया था कि कैसे हम इसका वर्किंग करते हैं, एनिमेशन वीडियो दिखाया था। तो ये चीज़ आप कंप्लीट रखिए, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे और इसके एडवांस जो कंसेप्ट हैं उसको कंप्लीट करेंगे और जो प्रैक्टिकल चीज़ें हम आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में कि कैसे